हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे प्यारे से चैनल बहन्स पढ़ाई में। आज हम करेंगे अपना चैप्टर ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा चैप्टर है और ये नोट्स मैंने लिए हैं बाय इनोवेटिव ज्ञान वेबसाइट। इफ़ यू वांट टू एक्सेस दीज नोट्स, मैंने इनकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप इनकी वेबसाइट पर जाके नोट्स चेक कर सकते हैं। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके डीएम कर सकते हो। और अगर आपको चैनल के वीडियोस के स्टडी मटेरियल्स के लेटेस्ट अपडेट्स चाहिए, स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो कर सकते हो। सो लेट्स बिगिन आवर चैप्टर विदाउट एनी देरी। तो अब प्रोडक्शन अक्रॉस दी कंट्रीज यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ओके। सो पहले के टाइम में क्या होता था, ग्लोबलाइजेशन में एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट होता था। एक्सपोर्ट यानी कि बेचना, क्या बेचते थे हम, कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत सारी कंट्रीज को। और इम्पोर्ट मतलब खरीदते थे बहुत सारे बने बनाए गुड्स को, फिनिश्ड गुड्स को, यूरोप और यूएसए वगैरह से। लेकिन 20th सेंचुरी के मिड से ही बहुत सारी चीज़ें जो है चेंज होना स्टार्ट हो गई थी। जैसे कि बहुत सारी कंपनीज जो कि पहले एक देश में ऑपरेट करती थी, अब वो बहुत सारे देशों में ऑपरेट कर रही हैं, अपना बिजनेस फैला रही हैं। और धीरे धीरे वही कंपनीज जो हैं वो एमएनसीज बन गई, यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस या फिर मल्टीनेशनल कंपनीज बन गई हैं। वो अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज स्प्रेड करती हैं वर्ल्ड के बहुत सारे पार्ट में। ठीक है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन यानी कि एमएनसीज जो हैं वो क्या होती हैं, कोई भी एक ऐसा बिजनेस एंटरप्राइज, कोई भी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो कि बहुत सारी कंट्रीज में ऑपरेट करती हैं, अपने बिजनेस रन करती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल पेप्सी, कोका कोला, कुरकुरे एंड लिज्जत पापड़, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, और तो ये होती हैं एमएनसीज। अब एमएनसीज कैसे फैलती हैं और अपना प्रोडक्शन कैसे वो बढ़ाती हैं या फिर कैसे वो अपने प्रोडक्शन को कंट्रोल करती हैं इतने सारे देशों में, वो सब चीज़ें हम देखते हैं। एमएनसी कैसे फैलती हैं और कैसे कंट्रोल करती हैं, पहले हम वो देख लेते हैं। तो बहुत सारी कंपनीज जॉइंट प्रोडक्शन कर लेती हैं, मतलब कि लोकल कंपनी के साथ वो अटैच हो जाती हैं, पार्टनरशिप कर लेती हैं, या फिर लोकल कंपनीज को ही खरीद लेती हैं ताकि वो अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकें। और स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी वो ऑर्डर्स देते रहते हैं कि आपको ये हमारा काम करके देना होगा, और अपना ब्रांड भी वो यूज़ कर लेते हैं। क्या फ़ायदा होता है एमएनसी को इतने बड़े लेवल पे फैलाने का? एक तो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ में बहुत अच्छे क्वालिटी के रिसोर्सेज आने लग जाएंगे, वो भी कम रेट पे। प्रॉफिट उन एमएनसी वालों का इंक्रीज हो जाएगा, और क्योंकि वो अपने प्रोडक्शन लेवल को, उत्पादन लेवल को बढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से किसी भी देश में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जो नौकरियां हैं, वो और ज़्यादा फैल जाएंगी, बढ़ जाएंगी। अब क्या होता है, एमएनसीज जो हैं वो कैसे अपनी प्रोडक्शन को इंटरलिंक कर पाती है बाकी दूसरी कंट्रीज़ में, वो देख लेते हैं। कैसे अपनी प्रोडक्शन वो बढ़ाती है और कैसे वो दूसरी कंट्रीज में सेटअप हो पाती है। जैसे कोई भी एमएनसी है, वो हमारी इंडिया में आई, उन्होंने इन्वेस्ट किया, वो अपनी करेंसी इंडिया में लगाई, फॉरेन इन्वेस्टमेंट किया, उन्होंने किसी इंडिया की कंपनी के साथ हैंड जॉइन किए कि हम आपके साथ काम करेंगे, उन्होंने किसी इंडियन कंपनी, लोकल कंपनी को खरीद लिया पूरे तरीके से, या फिर किसी इंडियन लोकल कंपनी के साथ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो इस तरीके से कोई भी कंपनी एमएनसी बन पाती है कि बाहर की किसी देश की कंपनी इंडिया में आके अपने बेसिस सेटअप कर रही है, दैट इज एमएनसी। और इस तरीके से वो प्रोडक्शन प्रोसेस फैलाती है, कंट्रोल करती है। ठीक है, बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। जब आप अपना पैसा किसी ऐसी जगह पर लगा रहे हो कि उससे रिटर्न में बहुत सारा पैसा है, आपके पास ज़मीन है, आपने उस ज़मीन पे बिल्डिंग बना दी, और वो बिल्डिंग बनाने में जो पैसा लगा, उसके बाद उस बिल्डिंग को आप रेंट पे चढ़ाओगे, तो आपको रिटर्न में क्या आएगा, रेंट आएगा। तो एक बार आपने पैसा लगाया और वो रेंट मल्टीपल ईयर्स तक आता जाएगा। सो दैट इज इन्वेस्टमेंट, कि आप किसी ऐसी चीज़ में पैसा लगा रहे हो जो इन रिटर्न में आपको पैसा देगा, दैट इज इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट क्या होती है, कि आप किसी बाहर के देश में कुछ एसेट्स खरीद रहे हो, कुछ काम स्टार्ट कर रहे हो, या फिर बाहर के देश में पैसा लगा रहे हो कि ताकि आपको इन रिटर्न में पैसा मिले, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। जॉइंट वेंचर्स क्या होते हैं, जब एमएनसीज किसी लोकल कंपनी के साथ हैंड जॉइन कर लेती है और इन्वेस्टमेंट करती है किसी भी दूसरी कंपनी के साथ, तो होता है जॉइंट वेंचर।
अब टू टेक ओवर लोकल कंपनीज, एमएनसी जो है कंपनीज को खरीद लेती है ताकि वो अपना उत्पादन का लेवल और ज़्यादा बढ़ा सकें। जैसे फॉर एग्जांपल यूएसए की एक कंपनी थी कारगिल फूड्स, उन्होंने इंडिया की पारक फूड्स को खरीद लिया था। और कभी कभी एमएनसीज जो है लोकल कंपनी के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं और अपने ब्रांड नेम से उनको सामान मतलब दूसरे लोगों को सामान बेचती हैं, ठीक है। तो इससे क्या होता है, प्राइसेस डिटरमाइन किए जाते हैं, क्वालिटी, डिलीवरी, लेबर कंडीशंस। अब बाहर की जो कंपनीज होती हैं उनको इंडिया का इतना हिसाब किताब नहीं पता, तो वो लोकल कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और लोकल कंपनीज उनको गाइड करती हैं कि आपको क्या प्राइस रखना चाहिए हमारे मार्केट के हिसाब से, क्या क्वालिटी, कैसी डिलीवरी होनी चाहिए और क्या हमारे यहाँ की लेबर कंडीशंस है, वो सब गाइड कर देती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी कर लेते हैं। बात करते हैं फॉरेन ट्रेड। जब खरीदना और बेचना, जिसको हम ट्रेडिंग कहते हैं, वो दो कंट्रीज में होती है, पूरे वर्ल्ड मतलब वर्ल्ड के दो कंट्रीज में होती हैं, तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं या फिर आप इसको इंटरनेशनल ट्रेड भी बोल सकते हो। फॉरेन ट्रेड की वजह से बहुत सारे मार्केट्स जो है इंटीग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। कैसे इंटीग्रेट हो जाते हैं कि इट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस, कि जितने भी गुड्स हैं, जितने भी सर्विसेज हैं, उनकी मूवमेंट होती है अलग अलग कंट्रीज में फॉरेन ट्रेड की वजह से। जैसे कि किसी दूसरी कंट्री को, यूएसए को ही इंडिया की रुई पसंद आ गई, कॉटन पसंद आ गई या फिर पिकल अचार वगैरह पसंद आ गया, तो इंडिया से वो सामान कहाँ पर मूव करेगा, यूएसए में। तो इससे क्या होता है, फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड से मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होती हैं, बहुत सारे लोगों को चॉइसेस मिल जाती हैं। अब जैसे तुम टूथपेस्ट ही देख लो, कितने सारे ब्रांड्स हैं, कंप्यूटर्स देख लो, कितने सारे ब्रांड्स हैं, तो अलग अलग चॉइसेस मिल जाती है कंज्यूमर्स को, लोगों को, आइडियाज़ को और टेक्नोलॉजी को पूरे देश में फुली मूवमेंट उनका होता है। और प्रोड्यूसर्स को भी, जो लोग प्रोड्यूस करते हैं, मैन्युफैक्चरर्स को भी बहुत बड़ी मार्केट मिल जाती है कि वो इंडिया में तो या फिर अपनी कंट्री में तो बेच ही सकते हैं, साथ ही साथ बाहर की कंट्रीज में भी वो अपना बेच सकते हैं अपना सामान, ताकि उनको और प्रॉफिट हो जाए। बायर्स को भी ज़्यादा चॉइस मिल सकती है, ये ऊपर वाला सेम पॉइंट है वैसे तो। इट इंक्रीजेस कंपटीशन अमंग प्रोड्यूसर्स। अब इसकी वजह से, फॉरेन ट्रेड की वजह से प्रोड्यूसर्स के बीच में कंपटीशन हो जाता है, मतलब बाहर के प्रोड्यूसर्स में और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स में। और इससे कंपटीशन जब होगा तो प्रोडक्ट और ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का बन के आएगा, है ना। सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ फॉरेन ट्रेड, है ना। अब बात करते हैं कि ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। ग्लोबलाइजेशन का मतलब होता है कि जो इंसान है, टेक्नोलॉजी है, इंसान के जो आइडियाज़ हैं, वो पूरे देश में घूमे, पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में घूमे, उस चीज़ को आप क्या कहते हो, ग्लोबलाइजेशन। जैसे कि जापान की कोई नई टेक्नोलॉजी आई रोपवेज की, या फिर स्विट्ज़रलैंड की कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई रोपवेज की, तो अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हम वैष्णो देवी में बहुत सारे रोपवेज लगा देते हैं ताकि जितने भी श्रद्धालु हैं उनको बहुत ईज़ हो जाए, जो चढ़ाई करना चाहते हैं या फिर जो टूरिज्म के लिए आए हैं, तो जो दर्शन के लिए भी आए हैं, उन सभी को ईज़ हो जाए रोपवेज की वजह से। तो ऐसे-ऐसे क्या होता है, स्विट्ज़रलैंड का जो आइडियाज़ हैं, जो टेक्नोलॉजी है, जो लोग हैं, वो मूव करेंगे इंडिया में इस प्रोजेक्ट के लिए। तो यहाँ पर ग्लोबलाइज़ेशन वही होता है कि जो वर्ल्ड के व्यूज़ होते हैं, जो प्रोडक्ट के आइडियाज़ होते हैं, इंसानों के आइडियाज़ होते हैं, वो सब पूरे वर्ल्ड में घूमते रहते हैं, ठीक है। अब किन-किन फैक्टर्स की वजह से ग्लोबलाइज़ेशन जो है वो चलता रहता है। एक तो देखो, ट्रांसपोर्टेशन में बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, कितने सारे एयर ट्रांसपोर्ट बन रहे हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट बन रहे हैं, रोडवेज, रेलवेज, कितने सारे हैं, पाइपलाइंस भी आ चुके हैं, है ना। तो ट्रांसपोर्टेशन की वजह से भी, क्योंकि उसमें बहुत इम्प्रूवमेंट हो रही है, तो ग्लोबलाइजेशन ईजी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो पाता है। कंप्यूटर्स और इंटरनेट तो उनका रोल है ही। किस किस वजह से ग्लोबलाइजेशन आती जा रही है, टेक्नोलॉजी अच्छी होती जा रही है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी अच्छी होती जा रही है। और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आपके कंप्यूटर्स की वजह से ग्लोबलाइजेशन इतनी क्यों एनहेंस हो रही है, क्योंकि टेक्नोलॉजी इंप्रूव होगी तो ट्रांसपोर्टेशन इंप्रूव होगा, और जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो किसी भी जगह जा सकते हैं, वो भी लो कॉस्ट में। हमें किसी दूसरे देश से इंफॉर्मेशन मिल सकते हैं बिकॉज ऑफ आईटी, है ना। और इससे क्या होता है, ट्रेड जो है वो जल्दी जल्दी हो पाता है। बात करते हैं हम प्राइवेटाइजेशन की। प्राइवेटाइजेशन क्या होता है कि कोई सरकारी चीज़ थी, अब वो प्राइवेट हो चुकी है। एनडीपीएल
पहले सरकारी था, अब प्राइवेट हो चुका है। पानी का बहुत सारा टेंडर जो है प्राइवेट हाथों में आ चुका है ना। सो प्राइवेटाइजेशन मतलब कोई भी बिजनेस, इंडस्ट्री, सर्विस पब्लिक सेक्टर से प्राइवेट ओनरशिप या कंट्रोल में चली जाए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या होती है? द पॉलिसी ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑल्सो अफेक्ट ग्लोबलाइजेशन। फॉरेन इन्वेस्टमेंट मतलब कोई एक इंसान किसी एक कंट्री में बैठा हुआ है, अपनी कंट्री में, और वो किसी दूसरे देश में कुछ इन्वेस्ट करे, जैसे वहाँ की कंट्री के शेयर्स खरीद ले या फिर वहाँ की कंट्री में ज़मीन खरीद ले, तो इस तरीके से वो इन्वेस्ट कर सके। और इसकी वजह से भी ग्लोबलाइजेशन पे काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा है। और देख लेते हैं कभी कभी क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में ट्रेड बैरियर्स भी हो जाते हैं। जैसे कि ट्रेड बैरियर क्या होता है, जैसे आपको पता है ग्लोबलाइजेशन में फ्रीली मूवमेंट ऑफ गुड्स, पीपल, टेक्नोलॉजी एंड आइडियाज़ होता है ओवर द वर्ल्ड। लेकिन कभी कभी एक पर्टिकुलर कंट्री अपने एक्सपोर्ट या फिर इम्पोर्ट पे लगा लो, इम्पोर्ट पे वो ट्रेड बैरियर्स लगा देती है, एक तरीके की रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि अगर हमारे देश में कोई सामान, दूसरा देश कोई सामान भेजना चाहेगा तो उसको पहले टैक्स देना पड़ेगा, तब उसका सामान हम अपनी कंट्री में बेचेंगे। तो उससे क्या होगा, वो दूसरा देश जो है अपने प्रोडक्ट्स इस कंट्री में भेज ही नहीं सकता, क्योंकि बैरियर लगे हुए हैं, कौन इतने टैक्स भरेगा, है ना। सो ये होता है ट्रेड बैरियर। अब ये क्यों लगाए जाते हैं? क्योंकि मान लो उस कंट्री के जिसने ट्रेड बैरियर लगाए हैं, सपोज इंडिया ने ही अपने अब दूसरी कंट्री के इंपोर्ट्स पे ट्रेड बैरियर लगाए हैं, तो इंडिया अपने डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बचाना चाहता है ताकि उनको ज़्यादा कंपटीशन ना लगे। दैट इज ट्रेड बैरियर, है ना। अब ट्रेड बैरियर्स क्यों यूज़ किए जाते हैं बाय द गवर्नमेंट? ताकि वो फॉरेन ट्रेड को इंक्रीज, डिक्रीज या फिर बैलेंस कर सके, और ताकि वो ये देख सकें कि किस टाइप का गुड्स एंड सर्विसेज हमारे इंडिया में आएगा, कितना आएगा, आना भी चाहिए या नहीं आना चाहिए, हमारे देश के खुद के प्रोड्यूसर्स को ही बाहर के कंपटीशन से प्रोटेक्ट करे। तो इसलिए ट्रेड बैरियर्स कभी कभी लगा दिए जाते हैं। अब फॉरेन ट्रेड पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। क्या होता है, जब हमारे देश को आज़ादी मिली थी, इंडिपेंडेंस मिली थी, तब हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इम्पोर्ट पर, या फिर आप कह सकते हो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर्स लगा दिए थे, क्योंकि उस टाइम पे हमारे देश की इकॉनमी इतनी डेवलप नहीं थी। जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स थे, जो इंडिया के खुद के प्रोड्यूसर्स थे, वो फॉरेन कंपटीशन को अभी झेल नहीं पाएंगे, इसलिए बाहर से जो इम्पोर्ट, बाहर का जो सामान आ रहा था हमारे देश में, उसके ऊपर रोक लगाई गई, जिसको आप क्या कहते हो, ट्रेड बैरियर्स, इन 1950s एंड 60s। उस टाइम पे इंडिया जो था वो सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़, एसेंशियल सामानों का ही इम्पोर्ट करवाता था, जैसे मशीनरी, फर्टिलाइजर्स और पेट्रोलियम, ठीक है। फिर आती है न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, NEP जिसको आप बोलते हो, 1991। अब ये NEP 1991 क्या है? यहाँ पर इंडियन प्रोड्यूसर्स को ये लगा कि अब 1991 में इंडियन प्रोड्यूसर्स को ये फील हुआ कि अब वो बाकी देश के जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ कंपटीशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से उनको बाहर देश में क्या चल रहा है, कैसे उनके आइडियाज़ हैं, जिसकी वजह से वो खुद के प्रोडक्ट्स, खुद के गुड्स एंड सर्विसेज की क्वालिटी को बढ़ा सके। तो इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 1991 में फॉरेन इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में चेंजेस लाए, और सबसे बड़ा चेंज था लिबरलाइजेशन का, है ना। और लिबरलाइजेशन क्या होता है अभी हम आगे पढ़ेंगे। और ये डिसीजन जो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उसको किसने सराहा था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने, कि हाँ भाई तुमने ठीक किया, अब कंपटीशन करने दो, तुम्हारी इकोनॉमी भी सही चल रही है, अब डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स को बाहर के प्रोड्यूसर्स के साथ compete करने दो। सो लिबरलाइजेशन पॉलिसी जो है वो इंडिया में अडॉप्ट होती है ना। इंडिया में अडॉप्ट की जाती है लिबरलाइजेशन पॉलिसी। एंड अब देख लेते हैं, आफ्टर इंडिपेंडेंस के बाद इंडियन गवर्नमेंट जो है वो फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे बैरियर लगा देती है। इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी इंडिपेंडेंस के बाद आती है, कंपटीशन जो था इम्पोर्ट्स पर किया नहीं जा रहा था। सो 1991 में गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि अब इंडियन प्रोड्यूसर्स को compete करना चाहिए प्रोड्यूसर्स के साथ। वही सब थ्योरी यहाँ पर लिखी हुई है। सो अब लिबरलाइजेशन क्या है कि हम गवर्नमेंट रेगुलेशंस या फिर गवर्नमेंट ने जो रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं प्राइवेट बिजनेस और ट्रेड पर, उसको कम कर दे और अब फ्रीली ट्रेड होने दे अलग अलग कंट्रीज में, ठीक है। इफेक्ट क्या पड़ा? कंपटीशन जो था उसकी वजह से प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस इम्प्रूव होने लग गई। बैरियर जो फॉरेन ट्रेड और फॉरेन इन्वेस्टमेंट
पे थे वो रिमूव कर दिए गए बहुत ज़्यादा। एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट अच्छे से होने लग गया। फॉरेन कंपनीज जो थी वो फैक्ट्रीज एंड ऑफिसेज सेटअप कर रही थी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन बड़े लेवल पे होने लग गया था। डिसीजन भी आराम से लिए जा रहे थे और कंपटीशन से प्रोड्यूसर्स की परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव हो रही थी और उनके प्रोडक्ट की भी क्वालिटी इम्प्रूव हो रही थी। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है कि सभी देशों में अच्छे से वर्ल्ड ट्रेड की जा रही है, यानी वो ये सब ट्रेड के मामले ये ऑर्गेनाइजेशन देखती है। इसके एम्स क्या है कि सभी देशों में फ्री ट्रेड होना चाहिए, लिबरलाइजेशन होनी चाहिए और इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोट करना चाहिए। कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट रिस्ट्रिक्शन को रिमूव किया जाए। लेकिन इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, ड्रॉबैक्स यानी कि डिसएडवांटेजेस भी हैं कि ये डेवलप्ड कंट्री के साथ मिला होता है WTO, और डेवलप्ड कंट्रीज इसको बताती हैं कि तुम्हें अब कैसे कैसे चलना है, ठीक है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की कि ग्लोबलाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं इंडिया में और क्या नुकसान है। फ़ायदे देखो, लोगों को ज़्यादा चॉइस मिल जाती है, इम्प्रूव्ड क्वालिटी के गुड्स मिलते हैं, प्राइस भी सही होता है, तो इससे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ता है। MNC के द्वारा इन्वेस्टमेंट लगाई जाती है इंडिया में। टॉप इंडियन कंपनीज भी मल्टीनेशनल बनने स्टार्ट हो गई हैं। नई नई अपॉर्चुनिटी आती हैं कंपनीज के पास, जैसे कि IT सेक्टर बढ़ता है और फॉरेन कंपनीज के साथ कोलैबोरेशन होता है डोमेस्टिक यानी कि हमारे खुद के देश के एंटरप्रेन्योर्स का। नेगेटिव इम्पैक्ट्स की बात करते हैं। इंडियन इकोनॉमी को एक प्रॉब्लम को फेस करना पड़ा था जिसका नाम होता है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन ड्रेन इन द सेंस, नाउ व्हाट इज ब्रेन ड्रेन। कभी कभी एक कंट्री के जो लोग होते हैं वो दूसरी कंट्री में चले जाते हैं क्योंकि उन्हें ये दिखता है कि दूसरी कंट्री में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। बेसिकली हाईली स्किल्ड लोग ही जाते हैं और वो उस कंट्री में जाके काम करने लग जाते हैं। तो इंडियन इकोनॉमी को ब्रेन ड्रेन की प्रॉब्लम से फेस करनी पड़ती है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से, ग्लोबलाइजेशन आ तो गई है लेकिन वो अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाए और गरीबी की प्रॉब्लम को भी सॉल्व नहीं कर पाए। फार्म की जो सब्सिडीज़ हैं वो भी काट दी जा रही हैं और स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए तो कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि उनके गुड्स कोई नहीं खरीदता क्योंकि सब MNCs के लेते हैं, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने कौन कौन से स्टेप्स ले रखे हैं ताकि वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को यानी कि बाहर की MNC को अट्रैक्ट कर सकें। तो उन्होंने बहुत सारे जोन्स बना रखे हैं, एरियाज बना रखे हैं, जिन जोन्स का नाम होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। एंड यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन में बहुत वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, वाटर, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, रिक्रिएशनल और एजुकेशनल फैसिलिटी। इन SEZ में अगर कोई कंपनी सेटअप होती है तो उनको 5 साल तक कोई टैक्स नहीं देना होता। लेबर लॉज में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। लेबर लॉज क्या होते हैं, जैसे कि कितने घंटे तक लेबर काम करते हैं, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह, फैक्ट्री एक्ट, ये सब एक्ट लेबर लॉज में आते हैं, तो उनमें थोड़ी बहुत छूट दे दी जाती है ना। अब यहाँ पर कंपनीज जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर की, उनको थोड़े बहुत चीज़ माननी पड़ती है कि लेबर लॉज को भी अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखें, वर्कर्स राइट को भी प्रोटेक्ट करके रखें, तो उन्हें करना पड़ता है, ठीक है। ऊपर लिखा हुआ है ना कि फ्लेक्सिबिलिटी दे दी जाती है लेबर लॉज में, बट ऑर्गेनाइज सेक्टर की कंपनीज को लेबर लॉज या फिर वर्कर राइट को भी प्रोटेक्ट करना होता है, ठीक है। अच्छा, वो वर्कर्स को रेगुलर बेसिस पे हायर नहीं करते, वो सिर्फ छोटे टाइम के लिए जब उनके ऊपर काम का बर्डन होता है तब के लिए वो हायर कर लेते हैं, जिससे कि लेबर कॉस्ट कम हो जाती है कंपनी के लिए। तो ये सब SEZ में होता है, ये मैंने आपको पढ़ा दिया। अब कंपटीशन राइजिंग एंड अनसर्टेन अनएम्प्लॉयमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन और कंपटीशन का जो प्रेशर होता है उससे वर्कर्स की लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है और लोकल प्रोड्यूसर्स की भी। अब ऐसा तो होता है कि जो MNC अपने गुड्स बना रहा है, क्या पता वही गुड लोकल प्रोड्यूसर्स बनाते हो और लोग बाग लोकल की तरफ क्यों जाएंगे जब उन्हें MNCs प्रोवाइड करे वो चीज़, है ना। सो अब वर्कर्स को साथ के साथ कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं मिल रही, ना ही लोकल प्रोड्यूसर्स को वो अच्छे से कर पा रहे हैं। उनको ना तो अच्छी टेक्नोलॉजी मिल रही है जो कि MNC टेक्नोलॉजी यूज़ करती है, और वर्कर्स को भी अच्छे से जॉब नहीं मिल पा रही। लोकल प्रोड्यूसिंग यूनिट तो बंद ही हो जाती हैं क्योंकि MNC का ही सब खरीदते हैं, और नहीं हुई तो आगे बंद हो जाते हैं। वर्कर्स को रेगुलर वर्क नहीं मिल पाता, सिर्फ टेम्परेरी बेसिस पे मिल पाता है, और जैसे वर्कर्स पहले अच्छे से फैसिलिटीज़ इंजॉय कर पा रहे थे वो MNC में
नहीं कर पा रहे। तो इसलिए हमें बहुत ज़रूरत है एक फेयर ग्लोबलाइज़ेशन की। ग्लोबलाइज़ेशन ने सभी लोगों को बेनिफिट नहीं किया। लोगों के पास जिनके पास अच्छी एजुकेशन है, स्किल है, वेल्थ है, वो तो चलो न्यू अपॉर्च्युनिटीज़ का फ़ायदा उठा लेते हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को सफ़र भी करना पड़ रहा है। तो इसमें गवर्नमेंट क्या कर रही है फेयर ग्लोबलाइज़ेशन के लिए, वो देखते हैं। तो उन्हें क्या करना चाहिए कि लेबर लॉज को स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना चाहिए कंपनीज के द्वारा, ठीक है। और उन्हें स्मॉल प्रोड्यूसर्स को भी प्रोटेक्ट और सपोर्ट करना चाहिए, और उन्हें नेगोशिएट करना चाहिए WTO से, ताकि वो फेयर रूल्स बनाए और डेवलपिंग कंट्रीज के साथ भी वो अटैच हो जाए। गवर्नमेंट को ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट बैरियर्स यूज़ करने चाहिए, ताकि वो डोमेस्टिक प्रोड्यूस जो खुद के देश में सामान बन रहा है उसको भी वो प्रोटेक्ट करें। और गवर्नमेंट को दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ भी हैंड्स जॉइन करने चाहिए, ताकि वो WTO के पास जो पावर है कि WTO लेस फील करता है क्योंकि उनके ऊपर हावी हो जाते हैं डेवलप्ड कंट्रीज़, तो गवर्नमेंट को दूसरी कंट्रीज़ के साथ भी अटैच होना चाहिए, डेवलपिंग कंट्रीज़ के साथ, ताकि वो WTO से फाइट की मांग कर सके कि आपको सबके हित में काम करना चाहिए, सिर्फ डेवलप्ड कंट्री के हित में नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चैप्टर है फाइनली ख़त्म होता है, एंड आई होप आपको मेरे पढ़ाने का तरीका काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो एंड द एक्सप्लेनेशन, देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।